11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। यार वर्क पावर एनर्जी आपका टॉपिक चल रहा है, काफ़ी चीज़ें कवर अप हुई। अब इसमें लास्ट स्टेज में हम एक टॉपिक करते होते हैं, दैट इज़ कोलिजन्स। वर्क पावर एनर्जी का ही पार्ट है बेटा। वैसे इसको आप अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक भी मान सकते हो, लेकिन बुक्स में सिलेबस के हिसाब से ये वर्क पावर एंड एनर्जी के ही लास्ट स्टेज में आता है। तो कोलिजन्स, वर्क हुआ, एनर्जी के कंसेप्ट हुए, पावर के भी कुछ कंसेप्ट हुए, एफिशिएंसी की बात आई, न्यूमेरिकल्स किए। अब यार ये लास्ट में अपने आप में ये अलग ही टॉपिक है। कोलिजन बड़ा सा टॉपिक, इसमें कुछ बड़ी बड़ी डेरिवेशन टाइप या आर्टिकल टाइप जिसको हम कहते हैं वो भी आएंगे स्कूल एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ही आ जाता है बेटा, 5-5 नंबर का एक ही क्वेश्चन सीधे आ जाता है। वो भी चलो डिराइव करेंगे, लेकिन पहले कोलिजन के बारे में थोड़ी छोटी मोटी बात है बेटा। अब कोलिजन सुनती हमारे माइंड में क्या आता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में टक्कर हुई है, जबरदस्त टक्कर, है ना। कोलिजन कि दो व्हीकल्स कई बार गलती से सेम लेन में आ जाते हैं और आपस में क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। ओके, दो बॉल्स हैं वो आपस में टकराती हैं, ये भी क्या है, कोलिजन है। तो यार दो चीज़ों का टकराना कोलिजन है, बिल्कुल सही। दो से अधिक भी हो सकती हैं। तो कोलिजन मतलब आपस में टकरा जाना। अब अगली बात ये आती है यार, फिजिक्स के हिसाब से जब कोई कोलिजन होगी तो होगा क्या बेसिकली, कि जब भी दो चीजें आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलिजन के बाद कुछ एनर्जी में चेंजेस आएंगे ऑब्जेक्ट की, या फिर मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, या स्पीड में हम कह सकते हैं चेंजेस आएंगे। क्योंकि देखो स्पीड में चेंज आए तो एनर्जी में चेंज तो आए। अब जब भी कोलिजन होगी तो कोलिजन के बेटा 3 स्टेज मान सकते हैं। एक कोलिजन के पहले की स्थिति, जस्ट पहले की, एक कोलिजन के जस्ट बाद की स्थिति, और एक वो स्थिति जब कोलिजन हो रही थी, द टाइम इंटरवल, जो कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल ही होता है जिस दौरान कोलिजन हो रही थी। तो यार कोलिजन होने से पहले जिनके बीच में जो कोलिजन हुई है उनकी एनर्जीज कुछ और थी, कोलिजन होने के बाद वो एनर्जीज क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, मोमेंटम चेंज हो सकता है, या फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या उनकी स्पीड चेंज हो सकती है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि कोलिजन में होता क्या है कि आफ्टर कोलिजन देयर मे बी चेंज इन एनर्जी, मोमेंटम, या फिर स्पीड। अब यहां पे बेटा एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कोलिजन हो रही है तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मान के चलेंगे। अब एनर्जी कौन सी है उनके पास, काइनेटिक एनर्जी की ही बात हो रही है यहां पर। तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो एक तो एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, एक फिर लीनियर मोमेंटम, या फिर स्पीड। अब मोमेंटम बोल दिया तो बेटा स्पीड तो उसमें आ ही गया, फिर भी दिया, और अलग से हमने डायरेक्शन भी लिख दिया। स्पीड चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो यार अगर कोलिजन पे फिजिक्स लगाई जाए तो उसके हिसाब से कोलिजन वो इवेंट है, इवेंट हो गया ना एक तरह का। कोलिजन इज दैट इवेंट ड्यू टू विच चेंज इन एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। कि वो इवेंट जिसमें पार्टिकल्स जो कि आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, जिसके कारण उनकी एनर्जी चेंज हो जाए, या मोमेंटम का एक्सचेंज हो जाए, तो ये कोलिजन है। कोलिजन मतलब एनर्जी में, मोमेंटम में, स्पीड में, डायरेक्शन में चेंज पाए जाएंगे कोलिजन के बाद। ओके जी। अब एक मैं बोल रहा था, एक कोलिजन के पहले की स्टेज है, एक कोलिजन के बाद की, और एक है कोलिजन के दौरान। अब कोलिजन के दौरान हो क्या रहा है बेटा,
ये पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं, जो कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी उनके बीच में कुछ क्या है, इंटरैक्शन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कोलिजन इज दैट इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, और मोर देन टू भी हो सकते हैं, कि इट इज इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यू टू विच चेंज इन एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड और डायरेक्शन टेक्स प्लेस। तो हमने कोलिजन की बात करते करते एक डेफिनेशन ही बनाने की कोशिश की फिजिक्स के हिसाब से, कि कोलिजन इज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, या कह लो पार्टिकल्स, या कोलिजन इज इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ड्यू टू विच द चेंज इन एनर्जी या मोमेंटम या बोथ, जिसमें फिर मैंने डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करा दी, जिसमें मैंने स्पीड भी कह दिया, टेक्स प्लेस, कि इट इज इंटरेक्शन। ये वो इवेंट है जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, और इंटरेक्शन के कारण मोमेंटम एनर्जी में चेंजेस आते हैं। ओके जी। अब अगली बात ये है कि यार कोलिजन सुनते ही फिर वही बात हमारे माइंड में आता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच में टक्कर लग रही है। लेकिन यार फिजिक्स वालों ने फिर थोड़ा डिटेल में सोचा, तो उन्होंने कहा यार कभी कभी ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं कि जिसमें दो पार्टिकल्स फिजिकली आपस में कांटेक्ट में आकर टकराते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी का, कुछ डायरेक्शन का, कुछ मोमेंटम का चेंज या एक्सचेंज हो रहा है। अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन जिसमें कि मोमेंटम का चेंज वगैरह हो रहा है, उसको हम कोलिजन कहते हैं। तो कहते हैं फिजिक्स में ऐसे कुछ स्थितियां पाई जाती हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें कि दिखने में वो फिजिकली आपस में इंटरेक्ट करते हुए या टकराते हुए नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी मोमेंटम वगैरह में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन तो हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि आपने रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। उसमें अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनको न्यूक्लियस के ऊपर, गोल्ड फॉइल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा होगा आपने, जब हमने बम्बार्ड किया तो ये क्या करते हैं कि ये यहां से ऐसे कर कर थोड़ा दूर से ही वापस आ जाते हैं। अब यहां पर होता क्या है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये जाते हैं और उससे फिजिकली बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन टक्कर मारकर नहीं आते, दूर से ही वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। अब इसमें भी क्या हुआ यार, अल्फा पार्टिकल को अगर देखो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जब ये जा रहा था पहले इसकी स्पीड कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, उसके बाद फिर से बढ़ गई, डायरेक्शन चेंज हुई है, स्पीड भी हमने बोल दिया चेंज हुई है, तो मोमेंटम में चेंज तो आया ही है इसका। अब दिखने में चाहे इसने बिल्कुल फिजिकली ऐसे करके टक्कर नहीं मारी है, फिर भी वो सब हुआ है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन डायरेक्शन वगैरह। तो यार फिजिक्स इसको भी क्या कहती है, कोलिजन कहती है। इट इज आल्सो अ कोलिजन, क्योंकि इनके बीच में क्या हुई, कुछ तो इंटरेक्शन हुई जिसके कारण चेंज इन
एनर्जी या मोमेंटम या डायरेक्शन आया है, तो फिजिक्स इसको भी क्या कहती है, कोलिजन कहती है। भले ही इनमें कोई डायरेक्ट बिल्कुल फिजिकल कोलिजन नहीं हुई है। या एक और एग्जांपल ले लो कि यहां पे कहीं पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन है, उसको नहीं पता आगे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, जो भी है। ये इलेक्ट्रॉन आराम से अपना गाना गाते हुए जा रहा है, ला 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 करता हुआ जा रहा है। अब इसको नहीं पता यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसने तो सोचा था कि मैं ऐसे निकल जाऊंगा। ये अपना आराम से फिर भी बात ला 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 करता हुआ गाना गाते हुए जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये यहां पर ज्यादा दूर था तब तो इसको ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन जब ये अपना जा रहा था तो इसके पाथ में अपने आप ही यहां पर आकर के आ गया, चेंज आ गया। वो ना चाहते हुए भी इधर को खींचा चला गया, क्योंकि पॉजिटिव ने इसको क्या करना था, अट्रैक्ट करना था। या कह लो यहां पर एक प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये भी अपना यहां पर वही गाना गाते हुए ला 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 करता हुआ ये भी जा रहा था। अब इसको भी जाते हुए नहीं पता था कि मैं मुड़ जाऊंगा या मुझे कोई अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। इसने भी सोचा था मैं सीधा निकल जाऊंगा, लेकिन ये जब उसके पास से गुजरा तो इसका पाथ ऐसा हो गया। ये नेगेटिव था, नेगेटिव को इसने अट्रैक्शन कर दी। ये पॉजिटिव था, इसको पॉजिटिव ने क्या कर दी, इस पॉजिटिव ने रिपल्शन कर दी। अब यार यहां पर कहीं पर इस रीजन में जहां पे इसने इसको थोड़ी ज्यादा अट्रैक्शन देनी शुरू कर दी, हम कहेंगे इनके बीच में इंटरेक्शन हुई है यार। और इंटरेक्शन होने के कारण इसकी डायरेक्शन में क्या है, चेंज आया है। साथ में स्पीड में भी थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। ऐसे प्रोटॉन के साथ हुआ है। अब फिजिक्स इस सिचुएशन को भी कोलिजन कहती है। ये भी कोलिजन है एज पर फिजिक्स। ये भी क्या है, कोलिजन है भाई, कि बिना फिजिकल कांटेक्ट किए हुए ही, डायरेक्टली वो कांटेक्ट में नहीं आए, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आए, ये दूर से ही आपस में इंटरेक्ट कर गए और इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। स्पीड में भी चेंज आया होगा, इसकी डायरेक्शन है स्पीड में चेंज आया होगा, डायरेक्शन है स्पीड में चेंज आ गया तो मोमेंटम में चेंज तो आया ही होगा। स्पीड में चेंज आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो पाया ही गया होगा। तो सब इकट्ठी होगी ये चेंजेस। तो ये भी क्या है यार, इट इज ऑल्सो कोलिजन। इसको भी कोलिजन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मान लो आपने किसी से 100 रुपए लेने हैं, किसी ने उधार लिए आपसे, आपने उससे लेने हैं, अब वो दे ही नहीं रहा। कई कारण हो सकते हैं, उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, या उसके मन में बेईमानी आ गई, वो देना नहीं चाहता, वो आपको अवॉइड कर रहा है। ठीक है जी। अब एक सिचुएशन है कि आप जा रहे हो, सामने से वो बंदा आ रहा है जिससे आपने पैसे लेने हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा करीब आते हैं, आप उसको देख लेते हो, वो आपको देख लेता है, नजरों से नजरें मिलती हैं, और वो क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। या तो वो मुड़ जाता है, किसी दूसरी गली में घुस जाता है, या फिर वो यू टर्न ही ले लेता है, वापिस हो जाता है। या उसको देखकर आप अपनी स्पीड क्या कर लेते हो, तेज कर लेते हो, वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है,
चेंज कर लेता है। भाई फिजिकली तो ऐसा आपने कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि जिसके कारण डायरेक्शन या स्पीड में चेंज आना हो, लेकिन आपस में वही बात, नजरों ही नजरों में जो इंटरेक्शन हुई है जिसके कारण स्पीड में चेंजेस आए आप दोनों की, डायरेक्शन में भी चेंजेस आ गए। उस बंदे ने अपने आप को मोड़ ही लिया, डायरेक्शन ही चेंज कर ली। अब इंटरेक्शन हुई, स्पीड में चेंजेस आए, डायरेक्शन में चेंजेस आए। फिजिक्स इस सिचुएशन को भी क्या कहती है? कोलिजन कहती है। तो मेरे भाई फिजिक्स के हिसाब से कोलिजन क्या है? इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन वो चाहे फिजिकली बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हो, अगर यार दो चीजें आपस में टकरा जाती हैं, देखो वो तो कोलिजन है ही, उस पर कोई मनाही नहीं है, वो तो कोलिजन है ही है, क्योंकि उसमें तो वैसी स्पीड मोमेंटम एनर्जी में चेंजेस आ ही गए। जब फिजिकली कोई चीजें कोलाइड कर गई वो तो कोलिजन है ही, कोई शक नहीं। बट कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर फिजिकली वो आपस में नहीं टकरा रहे, फिर भी वो सिचुएशन जो है कोलिजन की कैटेगरी में जाएगी, उसको हम कोलिजन कहेंगे और फिजिक्स वाले उसको कोलिजन मानकर ही डील करते हैं। सो एज पर यार फिजिक्स या एज पर योर बुक्स, व्हाट इज कोलिजन? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, टू और मोर, ड्यू टू विच चेंज इन एनर्जी, मोमेंटम, डायरेक्शन और स्पीड टेक्स प्लेस। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली ही टकराएंगे, जो अगर फिजिकली टकराते हैं वो तो कोलिजन है ही, लेकिन अदर सिचुएशंस भी कोलिजन की कैटेगरी में आ जाती हैं। ओके, अब इस डेफिनेशन वाले पार्ट को थोड़ा ज्यादा खींच दिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। कोलिजन को कैटेगराइज करते हैं। बेटा कैटेगराइज करने के कई तरीके हैं। एक हो गया कि अगर बिल्कुल आमने सामने टकराए हैं बिल्कुल, उसको हेड ऑन कोलिजन कह देते हैं। अगर एंगल पे टकराए हैं, टक्कर मार के एक इधर चले गया एक इधर चले गया, उसको ऑब्लिक कोलिजन कह देते हैं, हेड ऑन या ऑब्लिक। लेकिन जो हमने कैटेगराइजेशन मेनली करनी है वो ये है कि इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। हम जो कोलिजन को स्टडी करते वक्त बांटेंगे बेटा, तो अपनी कैटेगराइजेशन मेनली कौन सी आ रही है? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई नोट करते जाना। अभी मामला थोड़ा सा स्लो ही चलेगा, अब इसमें बड़े बड़े से आर्टिकल टाइप आने हैं, वो हमें करने ही बेटा पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूं कोलिजन को कैसे कितनी कैटेगरीज में बांटते हैं बेटा, तो मेनली दो कैटेगरीज। कोलिजन कैन बी क्लासिफाइड एज, कोलिजन जो है, दोबारा लिख देते हैं यहां पे कोलिजन, इसको दो कैटेगरी में बांटूंगा यार मैं। एक जिसको मैं बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा जिसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो एक होगी बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक होगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक तीसरी कैटेगरी भी है, अगर वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, वर्ड परफेक्टली यूज कर दिया बेटा, अगर ना परफेक्टली इलास्टिक है और ना परफेक्टली इन इलास्टिक है, वो इन बिटवीन सी सिचुएशन है, तो उसको बेटा फिर इन इलास्टिक कहते हैं। समझो, एक तो होगी परफेक्टली इलास्टिक, एक होगी परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर वो परफेक्ट नहीं है, ना इलास्टिक है ना इन इलास्टिक है, परफेक्ट नहीं है, तो उसको फिर सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन कह देंगे, वो अलग से यहां पर आ जाएगी। लेकिन मेनली दो, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अब इसके साथ परफेक्ट वर्ड यूज करना जरूरी है बेटा। डे टू डे लाइफ में जो कोलिजन होंगी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो ना पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना पूरी तरह से परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। बेसिकली दे आर इन इलास्टिक। मैंने बोला, फिर से सुन लो, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, तो उसको हम इन इलास्टिक बोल के बात खत्म करते हैं।
तो इनको कैटेगराइज करते हैं यार, इनके बीच में फर्क आपको पता होना चाहिए। अब पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन कभी फेल नहीं होता। ये यूनिवर्सल लॉ है, जो मर्जी हो जाए मोमेंटम कंजर्वेशन फेल नहीं होगा। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो भी हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम, जिसको मैं मोमेंटम ही लिख रहा हूं, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। और इसमें भी देखो ये पॉइंट तो आना ही आना है, लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ओके, अगली बात यार, टोटल एनर्जी, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की बात आ गई। अब टोटल एनर्जी दोनों में क्या रहेगी, कंजर्व्ड रही है। तो यूनिवर्सल लॉ है ना, तो मोमेंटम और एनर्जी, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहां पे लिख लो भाई, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। यहां पे भी क्या लिख लिया, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। ओके जी। अब तीसरा पॉइंट, यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस शो होगा। ये तो ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी शो हो रही है ना, हम तो दोनों के अपने अपने पॉइंट्स लिख रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस शो होगा जी। हमने बोला अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, यानी मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी जी, कंजर्व्ड रहेगी। और यहां पर देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी का क्या रहेगा, लॉस रहेगा। देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड और यहां पे क्या आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है भाई, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है या सिर्फ इनइलास्टिक भी है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से मैंने सुनना, मैंने क्या बोला, अगर यार काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया तो वो परफेक्टली इलास्टिक तो रही नहीं, फिर चाहे उसको इनइलास्टिक बोलो चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक बोलो। ओके, परफेक्टली इलास्टिक नहीं रही तो जी काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। और चौथा पॉइंट ध्यान देना, यहां पे एक टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक टर्म आ रही है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां पे बच्चे एक टर्म आ रही है जिसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डिनोट इसको मैं करूंगा ई से, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोटेड बाय ई। अब कहते हैं अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रहता है। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। और अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है।
तो यार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये पीछे से आ रहा है और इसके साथ कोलाइड करता है, कोलाइड, ओके। ये अपना आगे जा रहा था, ये M1 मान लो, इसको M2 मान लो। बेटा ये सिचुएशन जो है ये कोलिजन से जस्ट पहले की सिचुएशन है, ठीक है जी। इसकी वेलोसिटी है मान लो u2, इसकी वेलोसिटी है u1, जिसको मर्जी 1 मान लो, जिसको मर्जी 2 मान लो भाई। ये पीछे वाले को मैंने 2 मान लिया, आगे वाले को क्या मान लिया, 1 मान लिया, ओके। अब यहां पे सिचुएशन ये है कि u2 ग्रेटर देन u1 होगा, u2 ग्रेटर देन u1 होगा, तभी कोलिजन होगी। पीछे वाला जो आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी उनके बीच में आपस में क्या होगी, कोलिजन होगी, ठीक है। फिजिकली कोलाइड करवा रहे हैं हम उनको। तो ये सिचुएशन है, इसकी स्पीड u2 है, इसकी स्पीड u1 है बेटा। अब ध्यान से सुनना, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अगर इसकी स्पीड 30 है, इसकी स्पीड 60 है, तो ये 30 की स्पीड से आगे जा रहा है, ये 60 की स्पीड से उसको कवर अप कर रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर अप हो रहा होगा, 30 की स्पीड से कवर अप कर रहा होगा। याद करो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ये 60 आगे चलता है, लेकिन ये 30 आगे ये भी तो चलता है ना। तो दोनों के बीच में जो फर्क पड़ रहा है, इसने 60 आगे चला, वो 30 आगे चला, तो फर्क तो 30 का ही रहा ना। इसने 60 कवर किया, उसने 30 आगे को कवर किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कितना हुआ, 30 हुआ ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। तो मैं कहूंगा ये इसको किस स्पीड से कवर अप कर रहा है, u2 माइनस u1 से। अब यहां पर बेटा u2 माइनस u1, या पीछे वाले का नाम अगर m1 रखा होता, उसका m2 रखा होता, तो u1 माइनस u2 आता। तो ये जो u2 माइनस u1 है ना, इट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अब लिख तो दिया, E0 E1। अब पता होना चाहिए ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आ रही है, ध्यान से सुन लेना। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके जी। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये पीछे से आ रहा था, उसको कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, u2 माइनस u1 से। अब दोनों में टक्कर हो जाती है, टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद दोनों फिर से सेपरेट भी हो जाते हैं। हमने बोला ना 3 सिचुएशन होती हैं, एक कोलिजन से पहले की, ये कोलिजन से पहले की है, एक कोलिजन होने की जब इंटरेक्शन हो रही है, और एक कोलिजन के बाद की। मान लो ये अब जो सिचुएशन मैंने बनाई वो कोलिजन के बाद की बना दी, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है। अब जो मैंने सिचुएशन बनाई ये कोलिजन के बाद की है, ये वही M2 है, ये वही M1 है। बेटा कोलिजन हुई है ना, कोलिजन हुई है तो स्पीड में चेंजेस आ गए होंगे, डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये 1 डायमेंशनल कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन नहीं है। टक्कर खाने के बाद भी इन्होंने अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ी, जा सीधे ही रहे हैं। टक्कर लग चुकी है, टक्कर लगने के बाद की स्थिति ये है कि इसकी पहले स्पीड u1 थी, टक्कर लगने के बाद जो इसके पास अब स्पीड है वो v1 है, और इसके बाद टक्कर से पहले u2 थी, अब जो स्पीड है वो v2 है, ठीक है जी। ये u2 से v2 हो गई, ये u1 से v1 हो गई, u इनिशियल v फाइनल। तो ये आफ्टर कोलिजन सिचुएशन है। अब बेटा आफ्टर कोलिजन ये आए, इनके बीच में टक्कर लगी,
फिर से सेपरेट हो गए ना, फिर से सुनो, ये आगे वाला 1 है, पीछे वाला 2 है। पहले जब ये आ रहे थे तो इसकी स्पीड ज्यादा थी, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था, ये इसको अप्रोच कर रहा था। अब इनके बीच में डिस्टेंस कम हुआ, टक्कर लगी, और टक्कर लगने के बाद आगे वाला आगे ही जा रहा है, पीछे वाला उसके पीछे ही आ रहा है। लेकिन अगर वो सेपरेट हो गए टक्कर लगने के बाद, तो इसका मतलब पीछे वाले की स्पीड अब आगे वाले से क्या हो गई, कम हो गई। भाई अगर कोलिजन हुई है तो मतलब पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज्यादा है, और कोलिजन होने के बाद अगर वो सेपरेट हुए हैं तो इसका मतलब पीछे वाले की स्पीड अब आगे वाले से क्या हो गई, कम हो गई। कोलिजन 1 डायमेंशनल लेके चल रहे हैं, ये टप के ऊपर नहीं जाएगा इसके। ठीक है जी, फिर से सोच लो, कोलिजन से पहले की स्थिति, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा, आगे वाले की स्पीड कम 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 कम, इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ, टक्कर हुई और इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी। जैसी कोलिजन हुई, इसकी स्पीड कम हो गई, अगले वाले की स्पीड ज्यादा हो गई, अगले वाले की स्पीड पिछली वाले से ज्यादा है, तभी अब सेपरेशन हो रही है, वरना सेपरेशन ही नहीं होती। कहने का मतलब आगे वाले की स्पीड अब पीछे वाले से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो स्थिति यह हो गई कि V1 ग्रेटर देन V2 है। पहले U2 बड़ा था, अब V1 बड़ा हो गया, यानी अब ये सेपरेट हो रहे हैं। अब ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो भाई मान लो अब ये 60 से जा रहा है, पीछे वाला 30 से आ रहा है, उसके पास कुछ तो स्पीड है ही ना। अब ये अगर 60 से जा रहा है, ये 30 से जा रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। पहले पीछे वाले की स्पीड ज्यादा थी, डिस्टेंस कम हो रहा था। किस स्पीड से कम हो रहा था, U2 माइनस U1 से, रिलेटिव वेलोसिटी। अब आगे वाले की स्पीड ज्यादा है, लेकिन पीछे वाले की जीरो थोड़ी है, कुछ तो है, कवर तो ये भी कर रहा है। लेकिन अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, तो इस बार डिस्टेंस इंक्रीज होने की जो स्पीड होगी, दैट विल बी V2 माइनस V1, रहेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी। अगर वो 60 आगे जाता है तो ये 30 तो ये भी आ रहा है ना, तो जो डिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है वो तो 30 के हिसाब से पड़ रहा है। बात को समझो, V2 माइनस V1, ये इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है। U2 माइनस U1, गलत लिख दिया यहां पर, ज्यादा स्पीड किसकी थी, आगे वाले की, तो V1 माइनस V2 रहेगा, यहां U2 माइनस U1 रहेगा। यहां पे बेटा अप्रोच कर रहा था पीछे वाला आगे को, तो उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन यहां पे दोनों के बीच में सेपरेशन हो रही है, सेपरेशन स्पीड से हो रही है, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पॉइंट को समझना है बेटा ध्यान से, दिस इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो दो टर्म्स हैं भाई, कोलिजन हो रही है तो वहां पे दो टर्म आ रही हैं, एक हो रही है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और एक आ रही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन से पहले अप्रोच हो रहा था, कोलिजन के बाद सेपरेशन हो रही है। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन पर। भाई जब भी कोलिजन होगी, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, आप मान के चलोगे कि यार पहले अप्रोच हो रहा था, बाद में क्या हो रही है, सेपरेशन होगी। पहले अप्रोच होगा, बाद में क्या होगी, सेपरेशन होगी। तो ये सेपरेशन अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो कोलिजन में आएगा ही आएगा। अब बात आ रही है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करता हूं, ये चीजें नोट कर लेना भाई, जगह बना लें। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करें या मैं डिफाइन करूं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ कोलिजन, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E फॉर अ कोलिजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of velocity of separation and velocity of approach. Coefficient of restitution of a collision is defined as ratio of velocity of separation and
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये इन दोनों चीजों का यार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो है। ऊपर क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नीचे क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस हिसाब से जो हमारी सिचुएशन थी उसमें E इक्वल टू क्या आएगा जी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी? v1 माइनस v2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी? u2 माइनस u1। ये आ गया इसका फार्मूला या इसकी एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अब पॉइंट क्या है कि अगर कोलिजन कैसी होगी? परफेक्टली इलास्टिक, तो उसमें ई क्या आना है? 1 आना है। और अगर ये हो परफेक्टली इन इलास्टिक तो इसका ई क्या आना है? 0 आना है। तो ये था यार किस चीज का कंसेप्ट? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ध्यान से कर लेना, इसको काम आएगा। न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बेस्ड। तो E इज इक्वल टू v1 माइनस v2 या u2 माइनस u1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहां पे एक पॉइंट निकल कर आ रहा है यार, अगर कोलिजन कैसी हो? परफेक्टली इलास्टिक, तो उसमें तो E1 है। E क्या है? अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये तो 1 है। यानी इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी जिस वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा था उसी वेलोसिटी से सेपरेशन होगी। सो एक ये भी पॉइंट है कि E1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पे और क्या लिख सकते हो? E1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये भी लिख लो जी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके जी। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को भी चेक कर लो। इसमें E की वैल्यू क्या है? 0। नोट कर लेना भाई, साथ के साथ मिटा रहा हूं। तो इसमें E की वैल्यू यार 0 है। अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए, कैसी कोलिजन हो जाए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E 0 है। वहां E1 था, यहां पे क्या था? E 0 है ना। अब E 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच इक्वल टू 0 का मतलब ऊपर वाली चीज 0, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अगर कोई चीज 0 आ रही है इसका मतलब उसकी ऊपर वाली चीज 0 है जी, ये 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। अब इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब पहले जितनी रिलेटिव वेलोसिटी थी अब भी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। जिस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे थे उसी वेलोसिटी से ये अप्रोच करेंगे, अप्रोच हो रही थी उसी से सेपरेट करेंगे। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। यार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 का मतलब वो सेपरेट होंगे ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 का मतलब कोलिजन होने के बाद दे विल नॉट सेपरेट, वो सेपरेट होंगे ही नहीं। मतलब ये m2 था, ये m1 था, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी। पीछे वाला आगे वाले को अप्रोच कर रहा था, ये अप्रोच करते करते इसको कोलाइड करता है,
लेकिन कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, ये सेपरेट होते ही नहीं हैं, ये इकट्ठे ही आगे चलते हैं। पीछे वाला आ रहा है, आगे वाले से कोलाइड करता है और कोलिजन के बाद उसको घसीटता हुआ लेकर जाता है। ये क्या होगी आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मेन बात क्या आ रही है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। और इसका एग्जाम्पल क्या बनकर आ रहा है कि आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट नहीं होते, यानी इकट्ठे ही मूव करते हैं, इकट्ठे ही मूव करते हैं। डे टू डे लाइफ की बेटा जो कोलिजन्स हैं वो ना परफेक्टली इनइलास्टिक की कैटेगरी में जाती हैं, ना परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, यानी वो इन बिटवीन सी सिचुएशन होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाना बड़ा रेयर काम है, बड़ा ही रेयर काम। होती ये नहीं है कि परफेक्टली ऐसा नहीं है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कभी होती ही नहीं है, इट ऑकर्स बट रेयरली। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रेयरली, ऐसी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की सिचुएशन भी वो रेयर ही है। नॉर्मली E लेस देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन क्या रहेगा 0 रहेगा। अब इस सिचुएशन को ना हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं ना परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं, उसको सिर्फ इन इलास्टिक कह देते हैं। सिर्फ क्या वर्ड यूज किया जाता है, इन इलास्टिक। भाई अगर तो ई पूरा पूरा 0 आ गया तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, अदरवाइज उसको हम इन इलास्टिक वर्ड यूज करेंगे, सिर्फ इन इलास्टिक वर्ड। ओके जी। अब इलास्टिक के मैंने बोला रेयरली होती है, कभी कभी हो जाती है। एक आधा एग्जांपल, अगर किसी ने कंचे खेले हो, कंचे अगर खेले हो तो कंचों में क्या होता है कि जितने भी दोनों कंचे हैं जो दो, वो उनका मास आपस में क्या होता है बिल्कुल सेम होता है। कभी कभी बिल्कुल हेड ऑन जब होता है ना, तो ये जो कोलिजन है बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन, कि आपने मारा, अगले वाले पे टक्कर लगी अगले वाला आगे निकल लिया और जिसने टक्कर मारी वो रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। अगर ऐसा कभी हो जाए ना कंचे खेलते खेलते कि आपने हिट किया और पीछे वाला टक्कर मार के वहीं रुक गया, आगे वाला निकल लिया एंड हाई स्पीड से, ये किसका एग्जांपल मान लेना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गई है, समझ लेना। या अगर किसी ने पूल या बिलियर्ड्स या स्नूकर खेला हो, ठीक है, वो जो होते हैं ना डंडे से मारते हैं बॉल्स को, उसमें भी यार कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। देखो सारी बॉल्स का मास सेम है कि जब आप पीछे वाली बॉल को हिट करते हैं डंडे से, वो स्पीड से जाती है, अगली वाली से टकराती है, वो खुद रुक जाती है और अगले वाली चल पड़ती है। अगर ऐसा हुआ कि जो बॉल जा रही है वो टक्कर मार के खुद स्टेशनरी हो गई और आगे वाली निकल ली, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल फिर कई ले सकते हैं हम, वो तो कि उसमें ये मान लो कि एक सैंड का बैग है, उस पर किसी ने दूर से गोली मारी, अब वो जो बुलेट है वो आती है उस सैंड बैग के अंदर एंटर कर जाती है, उस सैंड बैग थोड़ा सा मूव करता है उस इंपैक्ट के कारण। अब इसमें क्या होता है कि बुलेट और सैंड बैग कोलिजन के बाद सेपरेट नहीं होते, वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया। तो भाई इंट्रोडक्शन में ही हमने टाइम लगा दिया, लगाना पड़ता है, क्या करें, धीरे धीरे कराना पड़ता है सब कुछ। तो ये बेसिक सी बात है यार, एक कोलिजन का कंसेप्ट है, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। वरना क्या होता है, सीधे क्वेश्चन कराने लग जाओ, सीधा आर्टिकल कराने लग जाओ, बेस ही नहीं बनेगा। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बीच में क्या आ गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया जी, वो भी क्लियर होना चाहिए कि अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या चीज है। अब बेटा अगर ये हो गया हो इलास्टिक इन इलास्टिक,
अब हम आएंगे दूसरी कैटेगराइजेशन पर, जिसमें पहले हमने डिस्कस करना है वन डायमेंशनल कोलिजन, यानी कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों डिस्कस करेंगे। फिर से सुनो, मैंने बोला था एक कैटेगराइजेशन है इलास्टिक इनइलास्टिक, एक कैटेगराइजेशन है कि हेड ऑन यानी वन डायमेंशनल या ऑब्लिक। तो पहले हम वन डायमेंशनल पे कंसंट्रेट करते हैं। वन डायमेंशनल के दोनों केस करेंगे, इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक, इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक। उसके बाद फिर ऑब्लिक कोलिजन भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों ही आ जाएगा अपने पास। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग डालना इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखो दोनों चीजें जोड़ दी, वन डायमेंशन वाले के मैंने बोला इलास्टिक भी डिस्कस करना है, इन इलास्टिक भी डिस्कस करना है। तो अपनी पहली हेडिंग आ गई, मेन हेडिंग है, सबसे मेन इसमें यही है, आर्टिकल है बड़ा सा। अब वो बड़ा सा आर्टिकल भी कराएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी कराएंगे। क्या हेडिंग डाली आपने? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी कि कोलिजन के बाद भी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी है, सीधे ही जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यस बेटा, तो क्या अपनी हेडिंग आ गई यार अगली, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यार लंबा आर्टिकल है, पूरा आज कंप्लीट नहीं होगा, इसका एक पार्ट हम आज कवर अप कराएंगे, रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, रेस्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, एक पार्ट इसका हम कंप्लीट करवा देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक इन इलास्टिक हो गया, इलास्टिक में हम पहले वन डायमेंशन वाली सिचुएशन देखने जा रहे हैं। तो मान लो यार दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। ठीक है जी, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। लेट ये हो गया m2, इस बार आगे वाले को m2 बोल रहे हैं, और ये हो गया यार m1, जगह ज्यादा चाहिए होगी आज। तो ये हो गया यार m2, ये आ गया m1, ये जा रहा था u2 से, ये जा रहा था u1 से। जाहिर सी बात दिख ही रहा है तुम्हें, u1 इज ग्रेटर देन u2, है ना। u1 इज, यहां लिखते हैं u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब पीछे वाला जो है इससे आगे वाले से ज्यादा स्पीड से तभी कोलिजन होगी, तो वो आ रहा है उसको, ठीक है, कोलिजन करने के लिए कोलिजन हो जाएगी, दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये इसको कोलाइड करने के लिए आता है, दोनों में कोलिजन हो जाती है। तो सिचुएशन ये कि ये जो स्थिति है ये ड्यूरिंग कोलिजन वाली भी बना देते हैं एक बार। ये कोलिजन हो रही है, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। और अगली बात, डायग्राम बना लेना भाई, जगह की कमी पड़ेगी, हमने डायग्राम मिटा देना थोड़ी देर में। ये पीछे वाला पीछे रह गया टक्कर मारने के बाद, आगे वाला आगे निकल था। कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी v2, इसकी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी v1। मासेस को तो खैर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ध्यान से करने वाली चीज है। अब v2 ग्रेटर देन v1 होगा, यहां u1 ग्रेटर देन u2 था, अब आगे वाले की स्पीड ज्यादा होगी ना, क्योंकि सेपरेट होंगे, अब ये सेपरेट हो जाएंगे। आपको पता ही है इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखोगे तो u1 माइनस u2 रहेगी, और उधर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखोगे तो v2 माइनस v1 रहेगी। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने। ओके,
इसके नीचे लिख सकते हो बिफोर कोलिजन, ये क्या हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, ये क्या हो गया आफ्टर कोलिजन। ठीक है, लिख लो बिफोर कोलिजन, ये हो गई सिचुएशन, नहीं ये तो आफ्टर है भाई, ये आफ्टर कोलिजन, और ये सिचुएशन क्या हुई ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है जी, तो सिचुएशन तुम्हारे सामने, चेक कर लेना कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। आगे वाले की स्पीड कम है, पीछे वाले की ज़्यादा है, तो u1 माइनस u2 इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, उधर आगे वाले की स्पीड बढ़ गई v2 माइनस v1, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वो लिखी हुई है। अब इसमें बेटा यार पहले चेक कर लो टारगेट क्या है, क्योंकि टारगेट क्लियर नहीं होगा तो आप वैसे ही इधर उधर की इक्वेशन बनाते रहो, आपको जब पता ही नहीं है निकालना क्या है तो उन इक्वेशंस का करोगे क्या। इक्वेशन तो कई तरह की बनवा लेंगे हम। तो बेटा टारगेट यहां पर अपने पास दो हैं। फर्स्ट टारगेट ये है कि हमने प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद करो, अब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यहां पे इलास्टिक लिखने का मतलब क्या था परफेक्टली। ठीक है जी, क्योंकि अगर परफेक्ट नहीं होगी वो हो ही इनइलास्टिक जाएगी। तो यहां पे क्या वर्ड यूज किया हमने इलास्टिक, तो उसका मतलब ही ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू 1 होता है, यानी कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन 1 होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। तो पहला तो हमारा यही टारगेट है कि वी हैव टू प्रूव दैट E इज इक्वल टू 1, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो भैया टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है कि पहले तो ये प्रूव कर दें कि E इक्वल टू 1 है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये अभी कंप्लीट आज हो जाएगा। नेक्स्ट जो टारगेट होगा अपना वो होगा टू कैलकुलेट V1 एंड V2, यानी कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स की क्या वेलोसिटीज हो जाएंगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो E1 प्रूव करना है और एक V1 और V2 कैलकुलेट करनी है, इंटररिलेटेड ही है, अपने आप ही होते रहेंगे। यानी गिवन में बेटा ये सब गिवन है, हमें मास गिवन, U1 U2 गिवन, मास गिवन है, U1 U2 गिवन है, और यह भी गिवन है कि कोलिजन कैसी है परफेक्टली इलास्टिक है। अब इस स्थिति के अंतर्गत टक्कर हो जाने के बाद V1 और V2 की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, क्योंकि अब V1 V2 कैलकुलेट करोगे तो इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज करोगे ना। गिवन क्वांटिटीज फिर तुम्हारी M1 है, M2 है, U1 है, U2 है। तो वी विल कैलकुलेट V1 एंड V2 यानी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ M1 M2 U1 एंड U2। तो दो टारगेट है भाई, ध्यान से सुनना, दो टारगेट है, लंबे टारगेट है, टाइम लगेगा निकालते वक्त। पहला टारगेट E1 प्रूव करना, दूसरा टारगेट V1 एंड V2 प्रूव करना। पहले आज के लेक्चर में हम E इक्वल टू 1 प्रूव करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा काम। अगला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या बोला कि वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस इज ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और इसमें कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कुछ चीजें मैं यहां से मिटा रहा हूं यार, जगह भी बनानी है। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, सॉरी अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। ऊपर वाली सिचुएशन चलो उसको अभी लिखे रहते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ओके, डायग्राम बने रहने देते हैं। तो कर लो भैया स्टार्ट कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस M1 एंड M2 इज शोन इन फिगर। क्या लिख लिया
कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन masses m1 and m2 is shown in figure. u1 u2 क्या है? their respective initial velocities m1 m2 masses. वो लिख लो भाई, मैं अब लिख नहीं रहा. u1 u2 are their respective initial velocities and m1 and m2 are their respective masses. ठीक है जी. अब इसके बाद लिखोगे सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू, सबसे पहली लाइन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब यार इसके लिए इसको इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक होना जरूरी नहीं था. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, वो तो यूनिवर्सल लॉ है, उसने तो लगना ही लगना है. तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरे भाई, initial momentum should be equal to final momentum. Initial momentum should be equal to final momentum. Initially momentum क्या था? m1 u1 plus m2 u2. सिंपल. पहले के पास मोमेंटम m1 u1, दूसरे के पास m2 u2, तो इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 plus m2 u2 है, तो बच्चों वाली बात है, इक्वेशन बार बार की होगी तुमने. और कोलिजन के बाद यार फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2. सिंपल. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब यहां से 1 वाले एक साइड इकट्ठे कर रहे हैं, 2 वाले एक साइड इकट्ठे कर देते हैं. इसको इधर ले आ मेरे भाई, तो ये बन गया m1 बाहर u1 माइनस v1 इक्वल टू, इसको उधर ले जा मेरे भाई, तो m2 v2 माइनस u2. ओके, m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2. इसको लगवा लो इक्वेशन नंबर 1. तो ये होगी अपनी इक्वेशन 1. कहां से है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ गई. अब अगली बात कि क्योंकि ये इलास्टिक है, इलास्टिक में हमने बोला काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है. तो आगे लिख लो, बिकॉज the collision is perfectly elastic. Because collision is perfectly elastic, so also for a perfectly elastic collision, kinetic energy remains कंजर्व्ड. अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, तो हम क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर. दो तो थे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. अब यहां से चेक कर लो, हाफ 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 कट गया. ओके, अब यह है m1 u1 स्क्वायर, यह है m1 v1 स्क्वायर, उसको इधर ले आ, ये बचा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ तो कट चुके हैं, इसको उधर ले जा भैया. 1 वाले इधर लाते हैं, 2 वाले उधर लेके जाते हैं, 2 वाले उधर लेकर गए तो m2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, वहां से बचेगा v2 स्क्वायर, यहां से उधर जाके माइनस हो जाएगा u2 स्क्वायर. अब यहां पे चेक कर लो, m1 ये हो जाएगा u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू, ये बनेगा m2 v2 माइनस v1 v2 माइनस u2 है, ये v2 माइनस u2 v2 प्लस u2. चेक करना, गड़बड़ मत करना. u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 u2 माइनस u2 नहीं. क्या हो रहा है? ये दिखाई नहीं देता क्या?
V2 माइनस U2, V2 प्लस U2, सेकेंड इक्वेशन। तो एक हो गई यार फर्स्ट इक्वेशन, एक हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट कहां से आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से। सेकेंड कहां से आई? ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में। अब यार कुछ नहीं करना, आपने लिख लेना है डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को, जो आपकी 2 इक्वेशन है, उसको इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर दो। अब तक डिवाइड कर दिया होगा, दिख गया होगा कि क्या चीज कट रही है और क्या चीज बच रही है। ठीक है, अगर नहीं दिखा तो हम दिखा देते हैं। उसके LHS में देखो, डिवाइड करना तो आता है ना इक्वेशन को, कि हमने क्या बोला, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 की LHS देखो, लिख ही देता हूं यार, M1 U1 माइनस V1, U1 प्लस V1 है। और इसकी LHS देखो फर्स्ट की, ये M1 U1 माइनस V1 है। ओके, RHS देखो उसकी, M2 है, V2 माइनस U2 है, V2 प्लस U2 है। ओके, और इधर देख लो इसकी RHS M2 V2 माइनस U2 है मेरे भाई। ठीक है जी। अब यहां से M1 U1 माइनस V1, U1 माइनस V1, M2 V2 माइनस U2, V2 माइनस U2। बेटा ये चीजें क्या कर गई, कैंसिल कर गई। अब बच क्या रहा है, जल्दी से देख लो। बच मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं रहा, और रिजल्ट मेरे ख्याल से आपका आ गया है, अगर आप ध्यान से देख लो तो। पहला टारगेट क्या था भाई, क्या प्रूव करना था? E इक्वल टू 1, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच प्रूव करना था हमने। तो यहां से आप चेक कर रहे हो मेरे ख्याल से कि जी यहां से क्या बच रहा है, U1 प्लस V1 किसके इक्वल आ गया, V2 प्लस U2 के। यहां से चेक करो, U1 माइनस U2 किसके इक्वल आ गया, V2 माइनस V1। मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा थी ना, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चेक करो, हो गया प्रूव यार। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या निकला, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। देखो सेपरेशन के नीचे अप्रोच लगा दिया, इक्वल टू 1 बचा। और यहां से E किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स E कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। जो E है, E अपना वो किसके इक्वल आ गया मेरे भाई, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो अब यहीं तक रखना है आपने इसको, इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले इतना कर लो, उसके बाद इसी को क्या करेंगे बेटा, हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, वो जो आपने लिख के रखी है ना इक्वेशन 1, उसका यूज होगा। इक्वेशन 2 का भी क्या होगा, यूज होगा। और यहां पे एक और इक्वेशन बन रही है ये वाली, इसको क्या लिख लो, इक्वेशन 3 लिख लो। ये जो आपकी बनी ना U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, इसका रिजल्ट तो वो आ गया। आगे चलो, इसको क्या लिख लिया हमने, इक्वेशन 3 लिख लिया। ओके जी। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और बेटा इक्वेशन 3, तीनों का ही क्या होगा, यूज होगा। तो आप ये आर्टिकल लिख रहे हो 1 2 3 जरूर डाल लेना, 1 पे भी बॉक्स,
जो 2 आई थी उस पर भी बॉक्स और जो 3 आई थी उस पर भी बॉक्स लगा लो। आज यहीं पे क्लोज कर देते हैं, करने को बीच में करा ही दूं मैं सारा, लेकिन वो आर्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, उसको फिर जल्दबाजी में करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि नेक्स्ट क्लास में आप इतना कर लो, तब तक कोलिजन वाले टॉपिक को, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह करो। नेक्स्ट क्लास में फिर तसल्ली से इसका जो लेटर पार्ट है ना V1 और V2 कैलकुलेट करने वाला, फिर उसके स्पेशल केसेस वगैरह है वो कवर अप करते हैं। ठीक है जी, तो अब तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।